आप सबका मैं अपने चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी से तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 बीए या इससे और भी जो बड़ी क्लासेस हैं या और भी कोई प्रतियोगी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को आज हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 10 क्वेश्चन इसमें जरूर हैं, लेकिन हम इन 10 क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन का आंसर आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपके समझ में अच्छी तरह से आए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। तो आपका समय बेकार ना करते हुए हम सबसे पहले चलते हैं आज की प्रश्न की तरफ। तो ये जो प्रश्न है आपको बता दें कि ये प्रश्न कक्षा 9, 10, 11, 12 बीए और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज का पहला प्रश्न है कि यथार्थ का विलोम क्या होगा। यथार्थ का विलोम शब्द आपको बताना है। तो यथार्थ का विलोम अगर हम बात करें तो यथार्थ का विलोम होता है काल्पनिक। यथार्थ माने होता है कि जो वास्तविक होता है वो चीज होता है, और काल्पनिक माने जो हम कल्पना करके बनाते हैं। इसलिए यथार्थ का विलोम हो जाएगा काल्पनिक। उत्तर में हम लिखेंगे काल्पनिक। तो इस तरह से पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो गया यथार्थ का विलोम काल्पनिक। और अब ये यहां पर ये बात आती है कि विलोम किसे कहते हैं। विलोम किसे कहते हैं, यहां पर विलोम शब्द का अर्थ आप लोग समझ लें। इसका अर्थ ये होता है कि पर्याय। विलोम शब्द का मतलब होता है कि उल्टा। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा या विपरीत। तो परिभाषा इसकी क्या होगी उसको समझ लेते हैं कि विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न आज का है, चौराहा का तत्सम शब्द क्या होगा। चौराहा का तत्सम शब्द क्या होता है, इसका उत्तर होगा चतुष्पथ। चतुष्पथ चौराहा का तत्सम शब्द आपका होगा चतुष्पथ। और अगर चौराहा का अगर हम समास की बात करें, ये तो तत्सम शब्द हुआ। चौराहा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा चतुष्पथ। अगर चौराहा का हम समास में बात करें कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगी द्विगु समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि चौराहा शब्द में अगर समास की बात करें तो द्विगु समास है। और द्विगु समास का एक आपको नियम हम बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं कि जहां पर पहला शब्द संख्यावाची हो, जहां पर पहला पद संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। आप लोग ध्यान दें, चौराहा, चौराहा, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह। तो चौ माने होता है चार। तो जहां पर संख्यावाची शब्द पहले आया हो, यानी कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा समूह का बोध होता हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है।
इसलिए चौराहा शब्द में द्विगु समास है। अब तीसरा प्रश्न है, मनोज का पर्यायवाची शब्द, यानी कि मनोज शब्द किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आया है। तो मनोज शब्द का पर्यायवाची होता है कामदेव। कामदेव मनोज शब्द का पर्यायवाची हो गया आपका कामदेव। अब चौथा प्रश्न है कि चतुर्मुख में समास, आपको बताना है कि चतुर्मुख शब्द में कौन सी समास है। तो चतुर्मुख शब्द में अगर हम बात करें समास की, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। तो समास का नाम में हम क्या लिखेंगे, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब ये बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा है, जिसका न तो पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे ये हमारा है शब्द चतुर्मुख। चतुर्मुख का मतलब होता है कि चार हैं मुख जिसके। अब इसका हम समास विग्रह कर देते हैं, चार हैं मुख जिसके, अर्थात चार मुख किसके हैं, आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा जी, अर्थात ब्रह्मा जी। तो चतुर्मुख का अगर हम समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास, और समास विग्रह इसका हो जाएगा चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। अब कुल समास कितनी होती है, अगर समास की बात करें, समास की कुल संख्या 6 है। अगर समास की बात करें तो कुल समास की संख्या, समास कुल कितनी होती हैं, तो 6। आप लोग उत्तर दीजिए। अब आगे पांचवा प्रश्न है कि रामचंद्रिका के लेखक या रचनाकार, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है, केशवदास। अब अगला प्रश्न है, यामा के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो यामा के लेखक हैं महादेवी वर्मा। यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा की बात करें तो ये छायावादी कवियत्री है। महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री हैं। और ध्यान दीजिए, कवियत्री शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, कई बार शुद्ध शब्द आता है, पूछते हैं कि इसमें कौन सा शुद्ध है। तो कवियत्री हमेशा आप लोग ऐसे ही शुद्ध लिखिएगा जब भी आप कभी पेपर में आए। और यामा अगर बात करें तो एक महाकाव्य है। यामा कैसा काव्य है, महाकाव्य। और अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता का नाम आपको बताना है। लोकायतन के रचयिता कौन है। तो लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। ध्यान दीजिए, लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं, और ये भी छायावाद के कवि माने जाते हैं। छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। अगर पेपर में आए कि छायावाद युग के कवि कौन हैं, तो आप बताइए सुमित्रा नंदन पंत। और इनके अलावा
जयशंकर प्रसाद हैं, शार्ट संक्षेप में प्रसाद लिख देते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है तो संक्षेप में हम निराला लिख देते हैं। और महादेवी वर्मा है तो यहां लिख देते हैं महादेवी वर्मा। तो छायावाद युग के 4 फेमस कवि कौन कौन से हैं तो आप बताइए। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के स्तंभ कहलाते हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1943 में। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 में हुआ था। और इसमें अगर कवियों की बात करें तो तार सप्तक में 7 कवि होते हैं। सप्तक माने होता है 7, इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि तार सप्तक में कितने कवि शामिल होते हैं? 7 कवि। और इसमें जो 7 कवि शामिल थे उनका हम नाम भी लिख देते हैं। पहला है अज्ञेय, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरे हैं नेमिचंद्र, चौथे हैं प्रभाकर माचवे, पांचवे हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमचंद, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। छठे हैं गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर। और 7वें हैं रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ध्यान देने वाली बात है। और मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। 2 हो गए। तीसरा है नेमिचंद्र, चौथे प्रभाकर माचवे, 5वें है भारत भूषण अग्रवाल, 6ठे हैं गिरजा कुमार माथुर और 7वें हैं रामविलास शर्मा। तो ये तार सप्तक में शामिल होने वाले 7 कवि के नाम हैं। आप लोग इसे भी याद कर लें। अब अगला प्रश्न है कि साकेत के रचनाकार कौन है? अगर साकेत के रचनाकार की बात करें तो साकेत के रचनाकार, थोड़ा सा हम इसको यहां बढ़ा के कर देते हैं या फिर इसको आप लोग लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। आप लोग इसको लिख लें, थोड़ा हम कुछ देर रुक जा रहे हैं। आप लोग इसे अच्छे से लिख लें। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था और इसमें 7 कवि शामिल थे। कौन कौन से थे? तो ये आपके नाम दिए गए हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमचंद, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। तो ये 7 कवि थे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि आगे का प्रश्न हम आपको बता सकें। और एक प्रश्न इससे और आपको बता दें कि तार सप्तक का प्रकाशन किसके द्वारा होता था? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा अज्ञेय, अज्ञेय। इनका पूरा नाम आपको भी हम बताएं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अब अगला प्रश्न है साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार हैं
मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ध्यान दीजिए, साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। और साकेत की बात करें तो साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। कैसा काव्य है? महाकाव्य। तो अभी आपको इसमें 3 प्रश्न मिला कि साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और ये किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। और साकेत कैसा काव्य है? तो महाकाव्य। अब आज का लास्ट प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ध्यान देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो अभी आपको 10 प्रश्न का उत्तर बताया गया है और उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी कुछ और बचे हैं। हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको कोई प्रश्न ना समझ में आता हो, कोई ऐसा प्रश्न लगता हो कि ये सही नहीं है, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक बार फिर मैं आप सबको अपना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं।